प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है शोध समस्या का निरूपण। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी हम अपने विद्यार्थियों से ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और हमारा विद्यार्थी यह कहता है कि मैं शोध कर रहा हूँ, तो हमारा पहला प्रश्न उससे यही होता है कि किस विषय पर शोध कर रहे हैं। अर्थात जब कभी शोध की जाती है या अनुसंधान किया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है विषय का चुनाव। अर्थात किस विषय पर आप काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर जो कि हम जानते हैं कि अनुसंधान का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी की चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह है शोध समस्या का निरूपण या फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसके अंतर्गत हम शोध समस्या का निरूपण, उसका अर्थ और परिभाषा के साथ साथ एक शोध समस्या का चयन करने में क्या विचार करने योग्य बिंदु हैं उस पर गौर करेंगे, और साथ में अनुसंधान विषय चुनाव हेतु ध्यान देने योग्य बातें, यानी वे कौन कौन सी बातें हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जब हम विषय का चुनाव करें तो किन किन मुख्य बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और साथ में एक शोध समस्या तैयार करने के कौन कौन से चरण हैं। अर्थात पहले हमको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुगमता से हम अपने अनुसंधान कार्य को मूर्त रूप तक पहुंचा सकते हैं या मूर्त रूप दे सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि शोध विषय का निरूपण अनुसंधान के चरणों का सबसे प्रमुख चरण है एवं सबसे पहला चरण भी। समाज का सदस्य होने के नाते अनुसंधानकर्ता को अपनी संवेदनशीलता, अनुभव, चाहत तथा विषय विशेषज्ञता के आधार पर अनुसंधान के विषय का चयन करना चाहिए। समसामयिक मुद्दों को लेकर या ऐसे विषय को लेकर अध्ययन अनुसंधान प्रारंभ किया जा सकता है जो वाद विवाद का केंद्र हो गए हों, अथवा ऐसे विषय भी चुने जा सकते हैं जिस पर अब तक किसी का भी ध्यान नहीं गया हो, किंतु उसके बारे में जानकारी की आवश्यकता महसूस की जाती है। कोई भी विषय चुना जाए किंतु उसके बारे में उपलब्ध साहित्य या जानकारी उसके अंतिम रूप से चयन करने से पहले कर लेनी चाहिए, जिससे विषय के विस्तार, उसका महत्व, अहमियत आदि का पता चल सके। तो जब हम विषय के चुनाव की बात करते हैं तो हमको ये सब पहले पता होना चाहिए कि जो विषय हम चुनने जा रहे हैं उस विषय पर बहुत अधिक अनुसंधान तो नहीं हुआ है। अगर बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने उस विषय को लेकर शोध कर लिया तो हमारे उस विषय का कोई महत्व नहीं रह गया। इसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान में रखना है कि आज उस विषय की क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है जिसको हम अपना विषय का आधार बना रहे हैं। अगर बिना प्रासंगिकता हम किसी विषय का चयन कर लेंगे तो हो सकता है कि आगे हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और साथ में यह भी ध्यान में रखें कि क्या उस विषय के संबंध में कोई साहित्य उपलब्ध है क्या। उस विषय की प्रासंगिकता को भी ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा न हो कि वह विषय जिस पर बहुत सारे लोगों ने काम कर लिया और हमने फिर उस विषय को चुन लिया या चयन कर लिया तो हमारे उस विषय का कोई महत्व नहीं रह गया। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जिस विषय का हम चयन कर रहे हैं उस विषय के संबंध में क्या हमें साहित्य उपलब्ध है क्या, या उस विषय के अनुसंधान के लिए हमारे पास प्रविधियां है क्या, उपकरण है क्या, टूल्स या टेक्निक्स हैं क्या। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम मकान बनाने से पहले उन सारी बातों पर गौर कर लेते हैं कि पत्थर कहाँ से मिलेगा, सीमेंट कहाँ से मिलेगी, कारीगर हमको मजदूर कहाँ से मिलेंगे, और हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने संसाधन हैं, उन संसाधनों से क्या हम अपने काम को पूरा कर पाएंगे। वही बात हमको शोध के विषय के चयन के संबंध में भी ध्यान में रखनी है कि हमारे पास वो संसाधन है क्या
जिससे हम अपने इस अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकें। इन सारी बातों पर अगर हम गौर करेंगे तो हम एक अच्छे विषय का चयन कर सकते हैं। यद्यपि यह सही है कि सामाजिक अनुसंधान हेतु विषय का चुनाव करना उतना ही विस्तृत है जितना स्वयं सामाजिक व्यवहारों का दायरा। फिर भी ऐसे विषयों का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है जिन्हें अनुसंधान के लिए चुना जा सकता है। कारण स्पष्ट है, चुने जाने वाले विषय का केवल रुचिकर या आकर्षक होना ही पर्याप्त नहीं है। अनुसंधानकर्ता के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अपनी शक्ति, समय व प्रयासों की सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में विषय का अध्ययन कर सकता है या नहीं। इन सीमाओं को ध्यान में रखे बिना शुरू किए गए जाने वाले अनुसंधान कार्य प्रायः बीच में ही रुक जाते हैं। इसलिए उन सारी बातों पर हमको गौर करना है कि हमारे पास समय कितना है, हमारे पास संसाधन कितना है, हमारे पास कार्य करने वाले हाथ कितने हैं, उन सब को ध्यान में रखना है। तो समय, धन और शक्ति, इन तीनों को ध्यान में रखकर उसी सीमा के अंतर्गत अगर हम विषय का चुनाव करेंगे तो हम सही परिप्रेक्ष्य में अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम शोध समस्या के निरूपण की बात करते हैं तो यह है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो विषय के निरूपण के लिए अनुसंधानकर्ता को बहुत ही सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी प्रश्न जिसका हम उत्तर देना चाहते हैं और कोई भी धारणा या कथन जिससे हम चुनौती देना चाहते हैं या जांच करना चाहते हैं, वह हमारे अध्ययन के लिए एक शोध समस्या या शोध विषय बन सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि सभी प्रश्न एक शोध समस्या नहीं बन सकते। किसी को कुछ शोध प्रश्नों का अध्ययन करना बेहद कठिन लगता है। महत्वपूर्ण शोध प्रश्न हमारे लिए अक्सर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से शोध समस्या या शोध विषय में बदलने की प्रक्रिया आसान काम नहीं है। यानी हम ऐसे विषय का चयन करें जिस पर कि हम गहराई से तथ्यों का संकलन करके निष्कर्ष तक पहुंच सकें। ऐसे विषय का चयन नहीं करें जिससे कि हमें तथ्यों के संकलन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आए या उस ढेर में से तथ्यों का संकलन करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सके। इसलिए उन सारे प्रश्नों पर हमको गौर करना है, उन सारे बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है जब हम विषय के चुनाव की बात करते हैं। इसके अलावा संबंधित या जानकार लोगों से जानने योग्य पहलुओं के बारे में भी सूचना एकत्रित कर लेनी चाहिए, जिनके आधार पर ऐसी मान्यताएं बनाई जा सकें जो विधिवत ढंग से सत्यापित की जा सके। अनुसंधान समस्या एक शोध अध्ययन की नींव के रूप में कार्य करती है। यदि यह अच्छी तरह से तैयार की जाती है तो आप एक अच्छे अध्ययन का अनुसरण करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में कैरलिंगर के अनुसार यदि कोई समस्या को हल करना चाहता है तो आम तौर पर यह जानना चाहिए कि समस्या क्या है। यह कहा जा सकता है कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा यह जानने में कि कोई क्या करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात हम अनुभवी लोगों से भी संपर्क करके उस विषय के संबंध में चर्चा कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पुस्तकों का अध्ययन करके भी उस विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि क्या यह विषय वास्तव में शोध का विषय बनने योग्य है अथवा नहीं है। मान लीजिए वर्तमान समय में सूचना तकनीकी ने लोगों के मनोमस्तिष्क पर और व्यवहार पर क्या प्रभाव डालना शुरू किया है। इसी विषय पर अनुसंधान करना है तो पहले उन लोगों से प्रारंभिक रूप से पूछना चाहिए जिनका जीवन मोबाइल फोन, टेलीफोन तथा अन्य जनसंचार के साधनों जैसे टीवी, सिनेमा, रेडियो, अखबार आदि से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। कुछ लोगों ने इसके प्रभाव का अध्ययन भी किया है, जिनकी पुस्तकों को भी पुस्तकालय में पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार नए नए बांधों, उद्योगों आदि से हुए विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर भी अनुसंधान करने का विषय चुना जा सकता है।
इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान के विषय चयन में मुख्य रूप से निम्न परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। यानी विषय के चुनाव के संबंध में जो समसामयिक महत्व के हैं, जैसे हम वर्तमान समय की बात करें तो आज सामाजिक मीडिया, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और बच्चों के द्वारा मोबाइल से शिक्षा प्राप्त करने का जो आधार आज है हमारे पास, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन एडोलेसेंट। वे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर शोध की जा सकती है। इसी तरह हम देखते हैं साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उस साइबर क्राइम को लेकर भी हम भारतीय समाज के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन अपराध होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उस विषय को भी लेकर, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं अखबार में किसी न किसी रूप में यह विषय हमारे मनोमस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, हम ऐसे विषय का भी चयन कर सकते हैं। और वर्तमान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का रूप बढ़ रहा है, उसके क्या सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं, उस पर भी हम अध्ययन करना चाहें तो यह भी हमारे लिए एक समसामयिक महत्व का विषय हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देकर ही विषय का चुनाव किया जाए तो बहुत अच्छा शोध कार्य हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है रुचि की, अर्थात इंटरेस्ट। महत्व यानी वर्तमान समय में उस विषय का क्या महत्व है, अवधारणाओं का मापन यानी जो जो अवधारणाएं विकसित हो गई उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, विशेषज्ञता का स्तर, हमारे पास कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है उस विषय के संबंध में, और आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है और क्या तथ्यों की उपलब्धता हो सकती है, क्या हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं क्या, और कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं, नैतिक मुद्दे हैं, इन सारे बातों पर गौर करेंगे तो हम अच्छे विषय का चयन कर सकते हैं। अनुसंधान विषय का जब चुनाव करें तो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को विषय का चुनाव करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। अगर वह इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान नहीं देगा तो उसे अनुसंधान में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अनुसंधान में विषय के चुनाव के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें अनुसंधान विषय के चुनाव में सबसे प्रमुख बात ध्यान में रखना है कि अनुसंधानकर्ता में विषय के प्रति रुचि है या नहीं, तथा विषय को समझने की क्षमता उसमें है या नहीं। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं देगा तो अनुसंधान कार्यों को वह सुगमता से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। सबसे बड़ी बात रुचि की है, जिज्ञासा की है। क्या उसमें जिज्ञासा है, रुचि है उस विषय पर काम करने की? अगर रुचि है तो उसको विषय के रूप में चयनित किया जा सकता है, और इन्हीं सारी बातों पर ध्यान देकर हम शोध कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो वह शोध कार्य सुगमता से निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसमें विषय का चुनाव करते समय ध्यान में रखनी है वह यह है कि अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तथ्य व आर्थिक स्रोत उपलब्ध हैं या नहीं है। यानी हमारे पास डेटा उपलब्ध है या नहीं फील्ड में जाएंगे तो, अगर डेटा नहीं है या तथ्य नहीं है तो हम संकलन किसका करेंगे, और फिर हमारे पास आर्थिक स्रोत कौन सा है, इकोनॉमिक सोर्स क्या है। फील्ड में जाएंगे जो हमको खर्चा करना है तो उस खर्चे के लिए हमारे पास संसाधन है क्या। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात तीसरी यह है कि उस विषय का उपलब्ध प्रविधियों से अध्ययन किया जा सकता है या नहीं, अर्थात अध्ययन विषय के लिए प्रविधियां उपलब्ध हैं या नहीं। यानी टूल्स और टेक्निक्स की बात सोचनी होगी कि जिस विषय को हमने चयनित किया है शोध के लिए, उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए हमारे पास टूल और टेक्निक्स, उपकरण या प्रविधियां है या नहीं। अगर नहीं है तो हम तथ्यों का संकलन कैसे कर पाएंगे। और चौथी बात यह ध्यान में रखनी है कि यदि उस विषय पर पहले काम नहीं हुआ हो तो अनुसंधानकर्ता के पास इतने साधन हैं या नहीं कि वह तथ्यों के ढेर में से सही दिशा ढूंढने का प्रयास कर सके। नहीं, बहुत सारा तथ्यों का संकलन है, उसमें से हमारे लिए उपयोगी जो तथ्य हैं उसका संकलन सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं, यह भी सोचने वाली बात है।
अनुसंधानकर्ता के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर उसे ध्यान देना है कि विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्य संकलित किए जा सकते हैं या नहीं। इसके संबंध में ऑगबर्न ने एक अध्ययन के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया। ऑगबर्न ने इस संबंध में उस समय का अनुभव व्यक्त किया जो वह एक श्रमिक हड़ताल के समय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे। श्रमिक हड़ताल की पहली सुबह उन्हें श्रमिक नेता ने यह बताया कि 15,000 श्रमिक हड़ताल पर हैं और मालिकों ने यह कहा कि 3,000 श्रमिक हड़ताल पर हैं। उस समय यह तय करने का कोई तरीका नहीं था कि कितने श्रमिक हड़तालियों के समर्थन में नहीं आए हैं व कितने अन्य कारणों से। दोनों पक्षों द्वारा तथ्यों को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने के तथ्य एकत्रित करना ही बेकार हो गया। इस आधार पर उन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि अनुसंधान के लिए ऐसा विषय कभी नहीं चुनना चाहिए जिसके बारे में प्रमाण शुद्ध तथ्य उपलब्ध नहीं हो और जो पद्धति शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत कठिन हो। ऐसा विषय जिसके संबंध में सही हमको तथ्य संकलित करने में असुविधा हो, ऐसे विषय का जहाँ तक हो हमें चयन नहीं करना चाहिए। अंत में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत न हो कि बाद में अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में अनुसंधानकर्ता को कठिनाई हो जाए, या उसके विभिन्न पक्ष इतने बिखरे हुए न हों कि उन्हें सूत्रबद्ध कर यथार्थ निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होने लगे। नॉर्थरोप का विचार है कि अनुसंधानकर्ता अपनी खोज के बाद के स्तरों पर कठिन पद्धतियों का उपयोग कर सकता है, पर यदि प्रारंभ में ही गलत या आडंबरपूर्ण हुआ है तो आगे चलकर कठिन पद्धतियां भी स्थिति को नहीं सुधार पाएंगी। यह बहुत दूर जाने के लिए बंदरगाह से रवाना होने वाले जहाज की तरह है। यदि आरंभ में ही दिशा निर्धारण में थोड़ी सी भूल हो जाए तो उसके भटक जाने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वह जहाज कितना ही कुशलता से क्यों न बनाया गया हो और उसका कप्तान कितना ही योग्य क्यों न हो। इन सारी बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, संसाधनों की, कार्य क्षेत्र की, हमारे अध्ययन क्षेत्र की, उन सब पर अगर ध्यान दिए बगैर काम करेंगे तो हम कितने ही सक्षम हैं, पर हम अपने कार्य को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक शोध विषय के लिए जब हम चरणों की बात करते हैं कि पहले कौन से चरण पर ध्यान दें, दूसरे कौन से चरण पर, तो उन चरणों की बात करें तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया या अध्ययन के प्रारंभिक चरण के दौरान इसे तैयार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान और पिछले प्रयोगों के अध्ययन से आपको रुचि के अस्पष्ट क्षेत्र प्रदान करने की संभावना है। उस क्षेत्र को देखें जो दिलचस्प परिणाम लाता है। सुनिश्चित करें कि इसमें खोज करने की क्षमता है। एक सफल प्रयोग की समीक्षा करने के बारे में सोचें और इसके परिणामों, कार्यप्रणाली और परीक्षणों से असहमत होने की कोशिश करें। पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करें और उसकी परिकल्पना को फिर से लिखें। यानी पहले ज्ञान एकत्रित करें उस विषय के संबंध में। जो भी साहित्य है, जो भी उपकल्पनाएं बनाई गई उन अध्ययनों में, उनका परीक्षण किया गया, नहीं किया गया, परीक्षण किया गया तो कितनी सत्य प्रमाणित हुई, कितनी असत्य प्रमाणित हुई, क्या इस दिशा में हम परिकल्पनाओं का या उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं क्या नहीं। इन सारी बातों पर गौर करेंगे तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है हमारे अध्ययन विषय के चयन का। अनुसंधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अनुसंधान समस्याओं का एक सूत्र होना है। यह एक इमारत के निर्माण की नींव की तरह है। किसी समस्या को हल करने के लिए किसी को समस्या के बारे में जानना होगा। इसलिए शोध करने से पहले शोधकर्ता के लिए समस्या की पहचान और सूत्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और यह शायद किसी भी शोध उपक्रम में सबसे कठिन पहलुओं में से एक है। समस्या एक अध्ययन की शुरुआती मार्ग में कहा गया है और वास्तव में एक पाठक को तर्क के साथ प्रदान करता है कि अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों पढ़ना आवश्यक है। यह मॉड्यूल मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान दोनों में एक शोध समस्या की पहचान करने,
उसे निर्दिष्ट करने और एक खंड के भीतर स्थिति की पहचान करने और उसे एक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यानी समस्या का बयान अनुभाग पर चर्चा करता है। यानी विषय में कौन कौन सी हमारी अवधारणाएं हो सकती हैं, कौन कौन से संबोध हो सकते हैं, किस तरह के अध्ययन पहले किए गए हैं, हमें किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, इन सारे बिंदुओं पर भी हमें गौर करना चाहिए। इसके साथ इस मॉड्यूल के अंत तक पाठकों को सक्षम होना चाहिए एक शोध विषय और अनुसंधान समस्या के रुचि के अनुसंधान क्षेत्र को अलग करना, अपने हित के क्षेत्र को पहचानना, अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विषय का निर्धारण, एक शोध समस्या और अनुसंधान प्रक्रिया के अन्य भागों के बीच भेद, एक अध्ययन में शोध समस्या के महत्व को समझाएं, किसी समस्या पर शोध किया जा सकता है या नहीं यह तय करने के मानदंड की पहचान करना, बताएं कि मात्रात्मक और गुणात्मक शोध समस्याएं कैसे भिन्न होती हैं, एक अच्छी समस्या बयान अनुभाग लिखें और शोध प्रश्न और परिकल्पना लिखें। एक बार सामान्य विषय या समस्या की पहचान हो जाने के बाद इसे तब तक स्पष्ट शोध समस्या के रूप में कहा जाना चाहिए, अर्थात समस्याग्रस्त स्थिति के बारे में सिर्फ एक कथन के रूप में परिभाषित होने वाली समस्या के बारे में लिया जा सकता है, जो उन समस्याओं की पहचान करता है जिन्हें आप संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शोध समस्या तैयार करने की प्रक्रिया में कई चरण हो सकते हैं। इन चरणों के माध्यम से कार्य करना अध्ययन के भीतर व्यापक विषय के क्षेत्र में ज्ञान का एक उचित स्तर निर्धारित करता है और अनुसंधान पद्धति को भी एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ाता है। इसमें पहला, एक व्यापक क्षेत्र या रुचि के विषय की पहचान करें, यानी आपका इंटरेस्ट कितना है उस विषय के संबंध में, इसको पहले डेवलप कर लें। जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना, इससे हमें एक दिलचस्प विषय खोजने में मदद मिलेगी और जो भविष्य में हमारे लिए काम का हो सकता है। यह उस क्षेत्र के बारे में सोचने का एक अच्छा विचार है जिसमें हम काम करना चाहते हैं। इसमें हमें एक दिलचस्प विषय और भविष्य में उपयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, अर्थात उस विषय के बारे में सोचें जिस पर आप शोध करना चाहते हैं। ये सोचें कि क्या ये मेरे रुचि का है क्या। कई बार हम अपने विद्यार्थियों से ये पूछते भी हैं कि आप शोध क्यों करना चाहते हैं, और उनका बड़ा एक हास्यास्पद विचार होता है कि सिर्फ खाली बैठें क्या करें, कुछ तो करें। खाली बैठकर शोध करना अपने आप में कोई विषय नहीं हो सकता। या कई बार यह भी कहते हैं विद्यार्थी कि सर मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहता हूँ। तो मेरा सीधा उत्तर ये होता है कि आप ऐसा करें, एक पेंटर के पास जाएं, एक नेम प्लेट बनवाकर अपने घर के बाहर लगा लें। अगर हमारा यही उद्देश्य है तो शोध नहीं करें। इसके लिए हमको सोचना होगा कि हमारी रुचि कितनी है, हमारी जिज्ञासा कितनी है और हम इस कार्य को कितना निष्कर्ष तक पहुंचाने में सक्षम हैं। इन सारी बातों पर ध्यान देंगे तो हम सही तरीके से शोध कार्य कर सकते हैं। और साथ में विषय का चुनाव कर लेने के बाद अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह उस विषय के उप विषय में भी पहचान कर लें ताकि वह काम और सरलता से कर सकें। यानी विषय को अलग अलग भागों में विभक्त कर लें, सब सेक्शन एंड सब सेक्शन। उससे हमारा कार्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके साथ चुनें कि आपके लिए सबसे अधिक रुचि क्या है, यानी किस बिंदु पर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। सभी उप श्रेणियों का अध्ययन करना न तो उचित है और न ही संभव। इस सूची में से हमें उन मुद्दों या उन क्षेत्रों का चयन, उप क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जिसके बारे में हम अधिक रुचि रखते हैं। यानी उन सारे बिंदुओं को तो एक साथ नहीं कर सकते अध्ययन के अंतर्गत। इसके लिए हमको प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि ये हमारा पहला बिंदु होगा जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। इसी तरह से कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने शोध कार्य को सुगमता से पूर्ण करने की स्थिति में अपने को पाएंगे। इसके साथ प्रश्न भी उठाएं कि हमको क्या करना है। इस चरण पर हम अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो इस उप क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं। हमें अपने चुने हुए उप क्षेत्र से संबंधित हमारे दिमाग में जो भी प्रश्न आते हैं उनकी एक सूची बनानी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि प्रबंधीय होने के लिए बहुत सारे हैं
तो उन्मूलन की प्रक्रिया से गुजरे हैं। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं, हम ये करेंगे, उन सबको एक सूचीबद्ध कर लें। उसके बाद देखें कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हमको आगे बढ़ना है, और हमको लगे कि बहुत सारे प्रश्न हो गए तो उसमें कुछ को हम छोड़कर अपने कार्य को निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर सकते हैं। फिर उद्देश्य तैयार करना। अध्ययन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं, हमारे मुख्य उद्देश्यों और हमारे उप उद्देश्यों दोनों को अब तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जो हमारे शोध प्रश्नों से बड़े हैं। उद्देश्यों और शोध प्रश्नों के बीच मुख्य अंतर वह तरीका है जिसमें वे लिखे गए हैं। हमारा रुचि के उद्देश्य कौन से हैं और हमारे प्रश्न कौन से हैं, इन सारे को हम ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने उद्देश्यों का आंकलन करें। हम अपने शोध प्रयासों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए हमारे उद्देश्यों की जांच करते हैं। अपने निपटान में समय, संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता के प्रकाश में उन पर विचार करें कि हमारे पास समय कितना है, संसाधन कितने हैं, हमारे पास कौन कौन सी तकनीक या उपकरण हैं जिससे हम अपने इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। फिर बार बार जांच करें, दोहरी जांच। हमें अध्ययन के लिए पर्याप्त रुचि है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए हमारे पास बैच और अंतिम विचार होना चाहिए। इसके साथ पर्याप्त संसाधन भी होने चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस अध्ययन के बारे में उत्साहित हूँ और क्या मेरे पास वास्तव में इसके लिए पर्याप्त संसाधन हैं। इन सवालों का जवाब सोच समझकर और वास्तविक रूप से दें। हम खुद अपने चिंतन मनन के साथ इसको जोड़ें कि क्या मैं सक्षम हूँ क्या इस कार्य को करने के लिए, क्या मेरे पास पर्याप्त ज्ञान है क्या इस विषय के बारे में, क्या मेरे पास संसाधन है क्या इस विषय के बारे में, क्या मेरे पास समय है इसको पूरा करना। इन सारी बातों पर अगर हम गौर करेंगे पहले से ही, तो हम अपने इस अनुसंधान कार्य को निश्चित समय सीमा के साथ, निश्चित संसाधनों का उपयोग करते हुए पूर्ण करने में सक्षम हो पाएंगे। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इन सारी बातों पर गौर करें तो इस बात पर भी ध्यान दें कि विषय रुचिकर होने के साथ साथ उसका आज के सामयिक समय में प्रासंगिकता भी अनिवार्य है, और उत्तरदाताओं से यानी अध्ययन की इकाइयों से वो विषय कितना संबंधित है, इन्हीं सारी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। और जब हम विषय का चुनाव अनुसंधान के लिए करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है कि जिसमें सामाजिक अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ये बात सोचनी होगी कि अनुसंधान किस विषय पर करें, अर्थात हमारा विषय क्या है। विषय का निर्धारण करने के लिए 3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो विषय नया हो, विषय रुचिकर हो और विषय उत्तरदाताओं से संबंधित हो। यानी इन 3 बातों पर हमको गौर करना है। एक तो ऐसे विषय का चयन करें जिस पर पहले से कार्य नहीं हुआ है। कई बार हमारे सामने से नए नए बिंदु उभर कर आते हैं जो हमारे अनुसंधान के विषय के रूप में हो सकते हैं। उन पर गौर करें कि यह विषय नया है जिस पर बहुत काम अब तक नहीं हुआ या किसी ने नहीं किया है, या इस बात पर भी गौर करें कि पहले अध्ययन तो हुआ है लेकिन बहुत सारे लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उसकी जांच करना चाहते हैं। तो विषय नया हो या बहुत पुराना ना हो जिस पर कि बहुत सारे लोगों ने काम किया है, ऐसे विषय को चुनते समय हमको मुख्य रूप से ध्यान देना होगा और साथ में रुचिकर भी होना चाहिए। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग हो या उस विषय में इतनी क्षमता हो कि उत्तरदाताओं में रुचि पैदा कर सके। अगर ऐसा विषय होगा तो उत्तरदाता अधिक से अधिक हमको उत्तर देने को तत्पर होंगे और हमें तथ्य संकलन करने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए विषय रुचिकर होने के साथ साथ उत्तरदाताओं से संबंधित भी होना चाहिए। जितना विषय आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होगा, उत्तरदाता उसके संबंध में अधिक से अधिक उत्तर देने को तत्पर रहेगा। इसलिए विषय का चुनाव करते समय रुचिकर होने के साथ साथ इस बात पर भी गौर करें कि वह विषय उत्तरदाताओं से या लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मुझे बेरोजगारी या गरीबी में रुचि है अध्ययन करने की, तो मैं उन लोगों के पास जाऊं। इसका मतलब नहीं कि मैं बेरोजगारी
से जुड़े हुए लोगों का ही अध्ययन कर रहा हूँ, वह हर व्यक्ति का रुचि का विषय हो सकता है, हर व्यक्ति उससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। ऐसे विषय का चुनाव करेंगे तो हम सही तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए चुना गया विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी ने पहले से ही अध्ययन ना कर लिया हो, और अगर विषय नया नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर अनेक व्यक्तियों द्वारा अध्ययन किया गया है। विषय रुचिकर हो, इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरदाता तुरंत उत्तर देने को तैयार हो जाए, अर्थात विषय में रुचि पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। और जब हम विषय का चुनाव करें तो यह भी देखना चाहिए कि उस विषय और वह विषय उत्तरदाताओं से संबंधित है या नहीं, उत्तरदाता उससे प्रभावित होते हैं या नहीं। तो अगर उत्तरदाता प्रभावित होते हैं तो अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त होने की संभावना रहती है। अतः विषय उत्तरदाताओं से संबंधित होना चाहिए। जैसे एक प्रशिक्षित को शिक्षा के संबंधित कुछ पूछना हो तो ऐसे में उत्तरदाता से उत्तर कम प्राप्त होंगे। इसलिए विषय का चुनाव करते समय हमें बहुत सोच समझकर विषय का निर्धारण या निरूपण करना चाहिए। तो विषय का चुनाव करते समय इन सारी बातों पर हमको ध्यान देना होगा, तभी हम सही दिशा में अपने शोध कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।